नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो दोस्तों, जो हमने अभी एक पीछे एक पार्ट पढ़ा हुआ है अर्थिंग का, ठीक है, जिसका हमने अध्ययन किया हुआ है, उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा और इसका अच्छे से अध्ययन करिए, ताकि एग्जाम में आप जब क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप सटीक तरीके से लगा सकें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम इस चैनल में अपने आगे। तो दोस्तों, प्रश्न पहला है, अर्थिंग करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, जो मैंने बताया था आपको, अर्थिंग क्यों की जाती है। ए ऑप्शन है, भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। बी, भूमि को संभवतः उच्च प्रतिरोध प्रदान करना। सी, धनात्मक ऋणात्मक व शून्य अनुक्रम धाराओं को प्रवाह प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, जो लीकेज करंट होता है उसको एक दिशा प्रदान करने के लिए, भूमि के अंदर जाने के लिए अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने एम्पियर से अधिक की विद्युत धारा मानव शरीर के लिए खतरनाक होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था, वोल्टेज में बताया था मैंने आपको कि 90 वोल्ट होता है, उससे अधिक की विद्युत धारा मानव शरीर के लिए खतरनाक होती है। लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहा है एम्पियर की। ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहा है एम्पियर की, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर। तो दोस्तों, 50 मिली एम्पियर, देखिए ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही होगा। 50 मिली एम्पियर से अधिक की विद्युत धारा अगर मानव शरीर को छू जाती है तो उसको तीव्र झटका लगता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के विभव का मान। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के विभव का मान होता है, मैंने आपको बताया था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अनंत, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो पृथ्वी के विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मेरा बी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। गीली त्वचा का प्रतिरोध होता है। देखिए, गीली त्वचा मतलब अगर मानव शरीर अगर गीला है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन दिया है 1 ओम, शून्य, 1000 ओम और ऋणात्मक। तो मैंने आपको बताया था 1000 ओम होता है गीली त्वचा का प्रतिरोध। ठीक है, 1000 ओम होता है गीली त्वचा का प्रतिरोध। चलिए आगे चलते हैं। प्लेट अर्थिंग विधि में कितने मीटर की गहराई तक गड्ढा खोदा जाता है। देखिए, दो प्रकार की विधि अपन ने पढ़ी थी, प्लेट अर्थिंग और एक पाइप अर्थिंग। इसमें प्लेट अर्थिंग की पूछ रहा है कि प्लेट अर्थिंग विधि में कितने मीटर की गहराई का गड्ढा यहाँ पर खोदा जाता है। तो देखिए, ए ऑप्शन है 1 से 1.5 मीटर, बी है 5 मीटर, सी है 1.5 से 3 मीटर और डी है 2 से 5 मीटर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि प्लेट अर्थिंग विधि में 1.5 से 3 मीटर तक का गड्ढा यहाँ पर खोदा जाता है और इसकी जो चौड़ाई होती है यहाँ पर ये इस प्रकार से ये होती है 30 बाय 30 की होती है। ठीक है, और इसमें प्लेट 60 बाय 60 की प्लेट इसमें रखी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको सब पता होना चाहिए कि कितने बाय कितने की प्लेट रखते हैं, कितने का गड्ढा खोदते हैं और कितने कितने सेंटीमीटर चौड़ा वो गड्ढा होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेट अर्थिंग विधि या पाइप अर्थिंग विधि में नमक और चारकोल की परत कितने सेंटीमीटर मोटाई तक रखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में आता है। तो देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जो अर्थिंग विधि होती है उसमें यहाँ पर जैसे मान लो प्लेट अर्थिंग विधि, तो यहाँ पर नमक और चारकोल भरा जाता है इसके चारों ओर। तो मैं आपको बताया था कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई तक की ये जो होती है नमक और चारकोल यहाँ पर भरा जाता है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, 15 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेट अर्थिंग विधि में प्लेट का आकार होता है, जस्ट पहले अभी ये क्वेश्चन बताया मैंने, ठीक है, जिसमें प्लेट का आकार कैसा होता है, 60 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 इंटू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और 50 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो प्लेट अर्थिंग विधि होती है उसमें इस प्लेट का आकार होता है 60 बाय 60 का आकार होता है। क्या होता है, 60 बाय 60। मेरा ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थिंग विधि में प्रयोग किए जाने वाले अर्थिंग तार
देखिए यहाँ पर इसका आकार पूछा गया है कि कितने स्टैंडर्ड वायर गेज का वायर हम यहाँ पर उपयोग करते हैं अर्थिंग की विधि में। 10 FWG, 20 FWG, 36 FWG और 8 FWG। तो अर्थिंग विधि में अगर हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 8 FWG का प्रयोग करेंगे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट अर्थिंग विधि में प्रयोग किए जाने वाले तांबे के प्लेट की मोटाई। देखिए मैंने आपको दो प्रकार की मोटाई बताई थी। तांबे की प्लेट की अगर हम प्रयोग करेंगे तो मोटाई अलग होगी, और जीआई की प्लेट उपयोग करेंगे तो उसकी मोटाई अलग होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर तांबे की प्लेट का उपयोग कर रहे हैं तो आपकी जो मोटाई होगी वो 3.15 mm होगी, और अगर जीआई का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी जो मोटाई होगी वो 6.30 यानी सीधा सीधा इससे दुगनी होगी। ठीक है, 6.30 mm होगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ऑप्शन उन्होंने दिया है कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है कि तांबे का पूछा है कि जीआई का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन मेरा यहाँ पर बी वाला सही होगा। 3.15 mm तांबे की मोटाई प्लेट उपयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रहा है प्लेट अर्थिंग विधि में अर्थिंग जीआई पाइप का व्यास कितना होना चाहिए। देखिए उसमें दो प्रकार के पाइप होते हैं, एक तो पानी डालने के लिए पाइप अलग होता है, एक अर्थिंग का तार डालने के लिए पाइप अलग होता है। तो देखिए दोनों की विमाएं अलग अलग होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अर्थिंग जीआई पाइप, जो जिसमें अर्थिंग का तार डाला जाता है। देखिए उसका व्यास जो होता है वो होता है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या दिया है आपको, 12.7 mm, 19.5 mm, 12 mm और 8.11 mm। तो यहाँ पे मेरा आंसर ए वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कौन सा वाला सही होगा? ए आंसर मेरा यहाँ पर सही होगा, 12.7 mm। चलिए, और 19.5 mm जो होता है वो जो पानी हम डालते हैं उसके अंदर उस पाइप का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाइप अर्थिंग विधि में गड्ढे का आकार होता है। देखिए पाइप अर्थिंग, यहाँ पर देखिए प्लेट अर्थिंग की बात नहीं कर रहा है, पाइप अर्थिंग की बात कर रहा है वो। ठीक है, जो पाइप अर्थिंग होता है उस पाइप अर्थिंग में गड्ढे का आकार क्या होता है? 30x30, 60x60, 50x30 और 90x90। देखिए 90x90 ये बाय में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में विमाएं दी हुई है, इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर की ही बात करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए पाइप अर्थिंग विधि में गड्ढे का आकार पूछा, यहाँ पर गहराई नहीं पूछी है उसने। ठीक है, तो गड्ढे का आकार यहाँ पर क्या होता है? ये सेम ही होता है जो पाइप अर्थिंग विधि का होता है। यहाँ पर 30x30, सॉरी पाइप अर्थिंग का अलग होता है और वहां पर जो प्लेट अर्थिंग होती है उसका अलग होता है। ठीक है, तो 30x30 सेंटीमीटर का यहाँ पर गड्ढे का आकार होता है। तो मेरा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉड अर्थिंग विधि में किस धातु की रोड को भूमि में दबाया जाता है? देखिए रॉड अर्थिंग विधि में ऐसा तो है नहीं है कि हम हर किसी धातु की वस्तु को जमीन के अंदर गड़ा देंगे तो हमें अर्थिंग पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा, नहीं। इसीलिए एक विशेष प्रकार की जो धातु होती है उन्हीं की ही रॉड को जमीन के अंदर दबाकर फिर इलेक्ट्रोड उसमें दबा करके और अर्थिंग वायर को बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन दिया है लोहे या एल्यूमिनियम, तांबे या एल्यूमिनियम, तांबे या जस्ते की, पीतल की। देखिए कुल मिलाकर हमें ऐसी धातु चाहिए जिसमें कि जंग ना लगे। देखिए लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन जो होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा मेरा सी वाला सही होगा, तांबे और जस्ते। तांबे या जस्ते दोनों में से किसी भी, तांबे की गड़ा दो या जस्ते की रॉड गड़ा दो आप जमीन में, तो आपको अर्थिंग यहाँ पर मिल जाएगा रॉड अर्थिंग विधि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक वायरिंग में अर्थिंग के लिए प्रयुक्त चालक तार का कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए? देखिए ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। प्रत्येक वायरिंग में, देखिए प्रत्येक वायरिंग में अर्थिंग के लिए प्रयुक्त चालक तार, ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई सी भी वायरिंग आप कर रहे हैं, अगर घरेलू वायरिंग कर रहे हैं या कोई सी वायरिंग आप कर रहे हैं तो इसका होना चाहिए 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए, 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 2 ओम होना चाहिए, 1.5 ओम होना चाहिए, 1.5 ओम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मेरा कौन सा होगा? 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। आप प्रत्येक घरेलू या प्रतिष्ठान कोई सी भी वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो चालक तार है, जो तार आप उपयोग कर रहे हैं, उसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 1 ओम से अधिक उसका प्रतिरोध होगा तो वो चालक तार अधिक बिजली की खपत करेगा, पावर की खपत करेगा और वहां तार गर्म भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर स्टेशनों पर प्रतिरोध का मान होना चाहिए। देखिए पावर स्टेशन का मतलब होता है कि जहां पर ये अपने सब स्टेशन बने होते हैं या जहां पर बिजली बनती है वहां पर उनका जो अर्थ इलेक्ट्रोड्स होते हैं
उनका प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन दिया है 1 से 2 ओम के बीच, 0.5 से 1 ओम के बीच, और 2 ओम होना चाहिए या 1.5 ओम, 1.5 ओम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा 0.5 से 1 ओम के बीच होना चाहिए पावर स्टेशनों पर प्रतिरोध का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवनों में, जैसे हमारे जो घर हो गए, भवनों में अर्थ लाइन के लिए किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता ही आता है, इसको तो बिल्कुल आप रट लीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी है तांबा, सी है पीतल, डी है टीन। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आंख बंद करके इस तांबे पर आंसर लगा के आ जाइएगा, क्योंकि भवनों में अर्थ लाइन के लिए हमेशा तांबे के तार का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की अर्थिंग किया। देखिए अगर मान के चलिए किसी भी उद्योगशाला में मोटर रखा है, ट्रांसफार्मर चल रहा है, तो उसमें किस प्रकार की अर्थिंग की जाती है। एकल अर्थिंग, दोहरी अर्थिंग, तिहरी अर्थिंग या तड़ित चालक विधि। तड़ित चालक का मतलब होता है जो एले हम लगाते हैं ना, लाइटिंग अरेस्टर, वो, क्योंकि वो तो यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही होगा, दोहरी अर्थिंग की जाती है। जितने भी पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर हम अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसमें हमेशा दोहरी अर्थिंग ही की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आईएसआई संहिता। ठीक है, आईएसआई संहिता के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग के तार की अनुशंसा की जाती है। ये कई प्रकार की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, एमपीपी, एमपीपीटी, सीएल, एमपीपीजीसीएल, सब में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अर्थिंग का चालक तार होता है, ठीक है, अर्थिंग का जो चालक तार होता है किस रंग का होता है, वो अर्थिंग का चालक तार किस रंग का होता है। लाल रंग का, हरे रंग का, नील रंग का और काले रंग का। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा यहाँ पर आपको याद करना है कि यहाँ पर हमारा जो तार होता है वो होता है हरे रंग का। कौन से रंग का होता है वो, हरे रंग का तार हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के लगा दीजिएगा। ठीक है, हरे रंग का, ऑप्शन यहाँ पर बी है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो दोस्तों अभी के लिए फिर इतना ही। बाकी आपके लिए मैं नए नए वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। जो टॉपिक हमारे हो चुके हैं उनकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में डली हुई हैं, अपलोडेड हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिए। प्रत्येक टॉपिक के मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अपने स्वयं के विवेक से तैयार किए हैं आपके लिए, जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके आपके पास वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए दोस्तों। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।